नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। डायरेक्शन आपको दे रखी है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम और फ्रेज। दोस्तों, यहाँ पर एक मुहावरा हमें दिया हुआ है। ईडियम को हिंदी में मुहावरा बोलते हैं। उसका मीनिंग बताना है। ईडियम जो है वो है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। जो ईडियम हमें यहाँ पे दिया हुआ है वो ईडियम अपना कौन सा है? ईडियम है ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। इसका मतलब होता है अपने मुख से स्वयं अपनी तारीफ करना। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट का मतलब बिगुल होता है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बिगुल बोल सकते हैं, बाजा बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। फॉलो अदर्स का मतलब होता है दूसरों का अनुसरण करना। कंडेम अदर्स, कंडेम का मतलब होता है दूसरों की निंदा करना। बी सेल्फ रिलायंट, सेल्फ मतलब स्वयं, रिलाय का मतलब होता है निर्भर। तो यहाँ पर बी सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है जो स्वयं पर निर्भर है, स्वयं भू भी बोल सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रेज वन सेल्फ। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। वन सेल्फ मतलब स्वयं की। तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। हमें एक सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस का कुछ पार्ट अंडरलाइन किया है। तो ये कह रहा है कि अंडरलाइन पार्ट को चेक करिए क्या वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो हमारा आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, अदरवाइज उसको चेंज करेंगे। कह रहा है माई शूज़ वर वॉर्न आउट, कि मेरे जो जूते हैं वो घिस चुके हैं। सो आई हैड टू बाई ए न्यू वन, इसलिए मुझे नया खरीदने की ज़रूरत है, नए जूते खरीदने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये न्यू वन नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि भी शूज़ जो है वो आप जानते हैं प्लूरल फॉर्म में है। वन का मतलब तो होगा कि भाई आप एक जूते को चेंज करेंगे, जबकि ये कह रहा है कि जूते, शूज़ लिखा हुआ है यहाँ पर कि शूज़ जो है वो घिस चुके हैं, ख़राब हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको जूतों की जोड़ी खरीदनी है। जूतों की जोड़ी को क्या बोलेंगे? न्यू पेयर। तो यहाँ पर कहा जाएगा माई शूज़ वर वॉर्न आउट सो आई हैड टू बाई ए न्यू पेयर। तो मुझे एक नया जोड़ा खरीदने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हमें जो सेंटेंस दिया हुआ है उसके अंदर हमें वो स्पेलिंग पता करनी है जो गलत दी हुई है। पहली स्पेलिंग है पीटीएस। दोस्तों पीटीएस को अपन बोलते हैं करुणाजनक, या अपन बोल सकते हैं दयनीय। कोई ऐसी सिचुएशन जिस पे देख के हमें दया आए, करुणा आए, बहुत ख़राब या बुरी स्थिति को हम लोग बोलेंगे पीटीएस। वर्ड है पियर्स। पियर्स का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ के अंदर छेद कर देना, आर पार कर देना, उसको हम लोग पियर्स करना बोलते हैं। नेक्स्ट है परस्यू। परस्यू का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ को करना। जैसे अक्सर हम लोग बोलते हैं आई एम परस्यूइंग माई ग्रेजुएशन। इसका मतलब ये हो गया कि मैं अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। तो इस तरीके से है। तो यहाँ पर परस्यू जो है आपका सही स्पेलिंग है। पार्टनर की स्पेलिंग गलत है। पार्टनर की सही स्पेलिंग होती है PARTNER। पार्टनर का मतलब साथी, सहयोगी हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो स्पेलिंग हमें दी है वो गलत है यहाँ। तो गलत स्पेलिंग हमसे पूछी थी। नेक्स्ट जो है वो कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोबारा हमें वो स्पेलिंग बतानी है जो गलत है। दोस्तों यहाँ पर पहली जो स्पेलिंग है वो गलत है। यहाँ पर स्पेलिंग सही होगी नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी चीज़ पर ध्यान न देना, किसी चीज़ को दरकिनार करना, उसको हम लोग नेग्लेक्ट बोलते हैं। तो ये हमारा बिल्कुल यहाँ पर जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये गलत स्पेलिंग दे रखी थी। न्यूसेंस, ये स्पेलिंग बिल्कुल सही है दोस्तों। न्यूसेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं बाधा। किसी को परेशान करना, इरिटेट करना, परेशानी खड़ी करना,
उसके लिए भी न्यूसेंस बोला जाता है। नेक्स्ट है नेसेसरी। दोस्तों नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, तो ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। निग्लिजिबल का मतलब होता है दोस्तों नगण्य, नगण्य मतलब शून्य के बराबर, ना के बराबर, तो ये यहाँ पर स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो यहाँ पर ये ग्रामेटिकली नहीं होगा, ग्रामेटिकल एरर होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख लेंगे, ग्रामेटिकल एरर होगा। कह रहा है इफ़ देर इज़ नो एरर सिलेक्ट द ऑप्शन नो एरर। तो कह रहा है कि अगर कोई गलती नहीं है तो नो एरर हमारा आंसर होना चाहिए, या हमें नो एरर को सिलेक्ट करना है। कह रहा है दीपा वॉक डाउन द रोड स्लोली विदाउट लुकिंग एनीबडी। कह रहा है दीपा जो है वो रोड के ऊपर बहुत धीरे धीरे चल रही थी बिना किसी की तरफ देखे। तो दोस्तों यहाँ प्रेपोजिशन नहीं है, विदाउट लुकिंग एनीबडी नहीं आएगा, विदाउट लुकिंग एट एनीबडी, ठीक है। लुक वर्ब जो है इसका मतलब होता है देखना, और इसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं एट, लुक एट, लुकिंग एट एनीबडी, ये यहाँ पर हमें लेना पड़ेगा। तो पार्ट डी जो है इसमें यहाँ पर एरर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। हमें वो सेंटेंस पता करना है जो दिए गए सेंटेंस को इनडायरेक्ट में रिप्रेजेंट करे। कह रहा है सी सेड टू मी व्हाट टाइम इज़ योर फ्लाइट टुमारो। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टुमारो है इसको हम लोग किस में चेंज करते हैं, दी नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों दे रखा है फॉलोइंग डे, तो दी नेक्स्ट डे भी बोल सकते हैं और दी फॉलोइंग डे भी बोल सकते हैं, ठीक है, दोनों तरीके से चेंज किया जा सकता है। अब ये चीज़ हमें इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि भी जैसे यहाँ टुमारो है, आपने चेंज नहीं किया तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पर दी नेक्स्ट डे है, यहाँ दी नेक्स्ट डे है, यहाँ दी फॉलोइंग डे है, तो इनमें से कोई हमारा आंसर हो सकता है। चूँकि सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सेड टू जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज होगा, ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। तो ये हो जाएगा सी आस्क्ड मी। अब ये जो सेंटेंस है ये किससे शुरू हो रहा है, रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से। तो जब भी WH वर्ड से हमारा रिपोर्टेड स्पीच शुरू होता है तो हम लोग कोई दूसरा कंजंक्शन यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पर देखो दैट कंजंक्शन दे रखा है तो ये नहीं हो सकता, यहाँ WH वर्ड है, यहाँ WH वर्ड है, यहाँ WH वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ देखिए टेंस जो है वो कौन सा है, तो आपने देखा कि इज़ दे रखा है, मतलब ये कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल हो गया। तो जब भी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाता है, पास्ट सिंपल में चेंज हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो इंट्रोगेटिव का है, तो जब हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो किस में चेंज हो जाता है, एफर्मेटिव में चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा शी आस्क्ड मी व्हाट टाइम, पहले सब्जेक्ट आएगा यानी माई फ्लाइट वॉज दी फॉलोइंग डे, ये जो है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एफर्मेटिव का मतलब होता है पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, पहले वर्ब आती है फिर उसके बाद में सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं और लास्ट में आपको प्रश्नवाचक चिन्ह देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर एक पैसेज हमारे पास आ गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और सही आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो ये कह रहा है एवरीवन एक्सपेक्टेड मैरी Joffres to win for her retro revival Technicolor clothes in La La Land. The eventual winner, Colin Atwood for Fantastic Beasts and Where to Find Them, seemed surprised too. कह रहा है कि सबकी ऐसी एक्सपेक्टेशन थी, ऐसी उम्मीद थी कि मैरी जॉफ्रेस जो है वो जीते रेट्रो रिवाइवल टेक्निकलर क्लोथ्स ला ला लैंड कोई इवेंट है उसके अंदर, लेकिन जो इवेंचुअल विनर है वो कॉलिन एटवुड है। किस चीज़ के लिए, फैंटेस्टिक बीट्स। यहाँ पर फैंटेस्टिक बीट्स जो है इसके लिए, एंड इफ नो जो है फैंटेस्टिक बीट्स के लिए वो जीती हैं। एंड वेयर टू फाइंड देम, कह रहा है कि उनको कहाँ हम लोग जो है उनको मिल सकते हैं, उनको पा सकते हैं। सीम सरप्राइज टू, और वो भी जो है अपनी चीज़ से काफ़ी आश्चर्यचकित थी। कह रहा है बट एज अदर अवार्ड्स बिगेन टू स्लिप अवे फ्रॉम द वेल रिव्यूड म्यूजिकल ए थीम कुड बी टीज्ड आउट, लेकिन दूसरे जो अवार्ड्स थे वो कहीं ना कहीं उनसे स्लिप हो गए, वो उनके अंदर उनको जीत नहीं मिली। What is Fantastic Beasts if not a plea for equal treatment of people, magical और otherwise? Fantastic Beasts जो है बेसिकली ये इस तरीके की म्यूज़िकल थीम उन्होंने डिज़ाइन करी थी जिसमें वो हर व्यक्ति के लिए समानता के अधिकार की बात
करते हैं। देन अराइवल, ए फिल्म अबाउट द इनहेरेंट बिनाइनिटी ऑफ एलियंस, रीड एमिग्रेंट्स, वॉन द बेस्ट साउंड एडिटिंग। इसके बाद में एक फिल्म और थी जिसकी फिल्म का नाम था इनहेरेंट बिनाइनिटी ऑफ एलियंस। बिनाइन का मतलब होता है दया, काइंडनेस। तो एलियंस जो हमारे दूसरे ग्रह के जीव होते हैं उनको एलियन बोलते हैं। तो उनकी दया से संबंधित एक फिल्म बनाई थी इनहेरेंट बिनाइनिटी ऑफ एलियन, और उसके अंदर जो है बेस्ट साउंड एडिटिंग का जो है अवार्ड भी मिला। हैक्सॉ रिज विच इज़ इन वे एन एंटी गन्स मूवी वन इन 2 कैटेगरीज। एक हमारे पास यहाँ पे एक मूवी और है हैक्सॉ रिज जो एंटी गन्स मूवी है, और उसको जो है 2 कैटेगरीज में प्राइज़ मिला। फेंसेज अबाउट एन अफ्रीकन अमेरिकन फादर हु फियर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टुक होम द ऑस्कर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस। यहाँ पर फेंसेज और उसके बाद में कहा है अबाउट एन अफ्रीकन अमेरिकन फादर हु फियर्स रेशियल डिस्क्रिमिनेशन टुक होम द ऑस्कर फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेसेस। देखिए यहाँ पर फेंसेज नाम से एक्ट्रेस है जिनको एक अफ्रीकन अमेरिकन फादर की स्टोरी है। अफ्रीकन अमेरिकन मतलब जो अपने रंग से काला है और फिर अमेरिका में चला गया और वहाँ रहने लगा। जैसे अपने बैराक ओबामा जो थे वो अगेन अफ्रीकन अमेरिकन थे। तो वहाँ पर एक जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, नस्लीय भेदभाव से संबंधित एक फिल्म थी, तो वहाँ पर उनको जो है बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। अर्लियर मूनलाइट फीचरिंग 2 माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ब्लैक एंड गे वॉन फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। और यहाँ पर मूनलाइट जो है जहाँ पर 2 माइनॉरिटीज़, मतलब माइनॉरिटी का मतलब होता है जो कम्युनिटी के अंदर लोग कम रहते हैं, वहाँ पर उनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। दिस टर्न्ड आउट टू बी वन ऑफ दोज ईयर्स द ऑस्कर वोटर वाज अंडर एस्टिमेटेड। और ये उन सालों में से था जहाँ पे ऑस्कर वोटर जो है उसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया गया, मतलब उस पर कम तवज्जो दी गई। एज ए मेजोरिटी ऑफ वोटर्स आर एक्टर्स देयर वाज द टेंडेंसी टू थिंक they would reward La La Land, a celebration of creation. The heroine wants to make movies and the hero wants to make jazz. इस बार ज़्यादातर जो वोट थे वो एक्टर्स ने ही किए थे, नॉर्मल ऑडियंस ने कम किए थे, और वो लोग जो है ज़्यादा रिवॉर्ड देना चाहते थे। सेलिब्रेशन ऑफ क्रिएशन जो ला ला लैंड इवेंट है उसको ज़्यादा अवार्ड देना चाहते थे। हीरोइन जो है वो फिल्में बनाना चाहती थी और हीरो जो है वो म्यूज़िक, जैज़ म्यूज़िक बजाना चाहते थे। इट लुक लाइक द ईयर ऑफ द आर्टिस्ट ऑल ओवर अगेन। और ऐसा लग रहा था कि ये जो साल है दोबारा कलाकारों का साल है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कॉलिन एटवुड जो है उनको कौन सा अवार्ड मिला। देखिए कॉलिन एटवुड की बात यहाँ पर अगर देखें अपन तो सेकंड सेंटेंस में आपको नज़र आ रही है। तो ये कह रहा है कि कॉलिन एटवुड को किसके लिए बेस्ट अवार्ड मिला। तो कह रहा है एवरीवन एक्सपेक्टेड मैरी जोफ्रेस टू विन फॉर अ रेट्रो रिवाइवल टेक्निकलर क्लोथ्स इन ला ला लैंड, इवेंचुअल विनर कॉलिन एटवुड फॉर फैंटास्टिक बीट्स। देखिए यहाँ पर सबकी उम्मीद थी कि मैरी जोफ्रेस जो है उनको अवार्ड मिलेगा क्लोथ्स के लिए, लेकिन जो इवेंचुअल विनर था वो था कॉलिन एटवुड। इनको फैंटास्टिक बीट्स नाम से इन्होंने जो म्यूज़िकल थीम बनाई थी तो उसमें बेस्ट कॉस्ट्यूम के लिए इनको अवार्ड मिला था। तो इनको मिला है बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन फॉर फैंटास्टिक फैंटास्टिक बीस्ट्स हो जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर होगा बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइन फॉर फैंटास्टिक बीस्ट्स एंड वेयर टू फाइंड देम। ये दिखा हुआ है ना फैंटास्टिक बीस्ट्स, तो यही हमारा आंसर होगा। इनको यही अवार्ड मिला था कॉलिन एटवुड को। अगला कह रहा है व्हाट डज द लीड फीमेल एक्टर इन ला ला लैंड वांट टू डू। जो लीड फीमेल एक्टर हैं ला ला लैंड में वो क्या करना चाहती हैं, जैज़ म्यूज़िक बनाना चाहती हैं, फिल्में बनाना चाहती है, म्यूज़िक बनाना चाहती है, या जादू बनाना चाहती है, जादू करना चाहती है, इस तरीके से है। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो हीरोइन है वो मूवीज़ बनाना चाहती हैं, हीरो जो है वो जैज़ बनाना चाहते हैं। तो लीड फीमेल एक्टर जो है वो क्या करना चाहती है, मूवीज़ बनाना चाहती है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवीज़ इज़ अबाउट काइंडनेस ऑफ एलियंस। इनमें से कौन सी फिल्म जो है वो एलियंस की दया से संबंधित है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था हैक्सॉ रिज को 2 कैटेगरीज में मिला।
यहाँ पे अपन ने कहीं पे पढ़ा था, अवार्ड्स बिगिन टू स्लिप अवे फ्रॉम द रिवाइड म्यूजिकल, अ थीम कुड बी टीज्ड आउट, व्हाट इज फैंटास्टिक बीस्ट्स इफ नॉट अ प्ली फॉर द बिनाइनिटी ऑफ एलियंस। तो ये जो है बिनाइनिटी ऑफ एलियंस, यहाँ पर यानी एलियंस की काइंडनेस के लिए। अब यहाँ पर इसने कहा है कि कौन सी वो फिल्म है जिसके लिए इनको ये मिला है, तो उस मूवी का नाम है अराइवल। उस मूवी का नाम क्या है? अराइवल है। देखिए यहाँ पर कह रहा है देन अराइवल अ फिल्म अबाउट द इनहेरेंट बिनेनिटी ऑफ एलियंस। तो ये अराइवल जो है ये फिल्म का नाम है जिसके अंदर एलियंस की दया, काइंडनेस की क्वालिटी के बारे में बताया गया है। तो इसने यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी वो फिल्म है जो एलियंस की काइंडनेस से रिलेटेड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा अराइवल। अगला क्वेश्चन कह रहा है वाई वॉज इट अज्यूम्ड दैट ला ला लैंड वुड विन अ लॉट ऑफ अवार्ड्स। ऐसा क्यों लग रहा था कि ला ला लैंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स जो है यहाँ पर जीतेगी? इसलिए जीतेगी क्योंकि जो मेजोरिटी ऑफ वोटर्स हैं वो एक्टर्स हैं, और इसलिए एक्टर्स की इच्छा थी कि भाई वो ऐसी म्यूज़िकल थीम को अवार्ड दे जहाँ पर किसी क्रिएशन की बात हो रही है। तो मेजोरिटी ऑफ वोटर्स जो है वो एक्टर्स हैं, इसलिए ऐसा लगा कि ला ला लैंड जो है उनको काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच मूवी फॉर श्योर वॉन 2 अवार्ड्स। कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको यहाँ पर 2 अवार्ड मिले थे? तो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है ये हैक्सॉ रिज विच इज़ इन अ वे एन एंटी गन्स मूवी वॉन इन 2 कैटेगरीज। तो हैक्सॉ रिज जो है ये वो मूवी है जिसको यहाँ पर 2 कैटेगरी में अवार्ड मिला था। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हैक्सॉ रिज, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ आपने को एक सेंटेंस दिया हुआ है अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट, वो स्थान जहाँ पे कपड़ों को रखा जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? तो उसको वार्डरोब बोलते हैं दोस्तों, हिंदी में हम लोग अलमीरा भी बोलते हैं। और हैंगर जो है वो कपड़े टांगने के लिए यूज़ किया जाता है। कॉफिन जो है दोस्तों ताबूत बोलते हैं हिंदी में, डेड बॉडी को रखने के लिए यूज़ किया जाता है। आपने देखा होगा क्रिश्चियन कल्चर में वो एक लकड़ी का बड़ा सा बॉक्स होता है, उसमें डेड बॉडी को रख के ले जाया जाता है, तो उस लकड़ी के बॉक्स को कॉफिन बोलते हैं। शाफ्ट दोस्तों, शाफ्ट एक तरीके से धातु की, मेटल की बनी हुई एक चीज़ होती है जिससे हम लोग किसी भी इंस्ट्रूमेंट को या किसी वेपन को जोड़ते हैं। तो वो जो शाफ्ट होती है वो एक तरीके से उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर वहाँ उस इंस्ट्रूमेंट को मूव करने के लिए या उस वेपन को मूव करने के लिए हेल्प करती है, तो उसको हम लोग शाफ्ट बोलते हैं। मशीनों में भी लगती है शाफ्ट, मोटर में भी लगती है शाफ्ट। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला कह रहा है अपोजिट बताइए। दोस्तों शब्द है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, जो रिजिड नहीं है, नॉट रिजिड। रिजिड का मतलब होता है सख्त, जो फिक्स है, ज़्यादा जिसमें चेंज नहीं कर सकते। दोस्तों सॉफ्ट का मतलब है नरम। स्टेल का मतलब होता है बासी, नॉट फ्रेश। स्टिफ का मतलब होता है दोस्तों सख्त, रिजिड। तो यहाँ पर हमें एंटोनिम पूछ रहा है तो स्टिफ हो जाएगा। सपल का मतलब होता है दोस्तों फ्लेक्सिबल, लचीला, जिसको इजीली आप बेंड कर सकते हैं। तो सपल जो है यहाँ पर फ्लेक्सिबल का सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम होगा हमारा स्टिफ। स्टिफ का मतलब होता है सख्त, जो फिक्स है, जिसको अपन ज़्यादा मूव नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन है अपना ग्लोरियस। ग्लोरियस का हमें सिनोनिम बताना है। दोस्तों ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। इंग्लिश में अगर अपन देखें तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? एक्सीलेंट बोल सकते हैं। तो स्प्लेंडिड जो है ये इसका सिनोनिम है। स्प्लेंडिड का मतलब भी शानदार। जेंटल का मतलब होता है दोस्तों सभ्य। अनयूजुअल का मतलब होता है असामान्य। यूजुअल का मतलब होता है सामान्य। इनॉर्मस का मतलब होता है दोस्तों बिग, बड़ा। ह्यूज बोल सकते हैं। तो हमें यहाँ ग्लोरियस का सिनोनिम अगर पूछा है तो स्प्लेंडिड हो जाएगा। स्प्लेंडिड का मतलब भी होता है शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अपोजिट बताइए विजिलेंट का। दोस्तों विजिलेंट का मतलब होता है सतर्क, जो किसी चीज़ पे ध्यान दे। कॉशियस का मतलब भी सतर्क होता है, मतलब विजिलेंट का सिनोनिम है।
वेरी का मतलब भी सतर्क होता है, मतलब विजिलेंट का सिनोनिम है। अलर्ट का मतलब सावधान, सतर्क, तो ये भी इसका सिनोनिम है। एंटोनिम हो जाएगा नेग्लिजेंट। नेग्लिजेंट का मतलब होता है दोस्तों लापरवाह, जो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दे। तो केयरलेस भी बोल सकते हैं, तो ये हमारा यहाँ एंटोनिम हो जाएगा। कह रहा है कि अपोजिट बताइए इम्प्लोर का। दोस्तों इम्प्लोर का मतलब होता है किसी से प्रार्थना करना, टू प्रे, टू बीसीच। टू प्रे, टू बैग, किसी से प्रार्थना करना। अब यहां पर अपोजिट बताना है दोस्तों। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। ऑनर का मतलब होता है सम्मान। प्लीड का मतलब भी वही है, किसी से प्रार्थना करना, गिड़गिड़ाना। तो हमारा आंसर हो जाएगा कमांड। कमांड का मतलब क्या होता है? आदेश देना। तो एक तरफ तो आप जो है किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरी तरफ आदेश दे रहे, तो एंटोनिम हो जाएगा इम्प्लोर का कमांड। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द फॉलोइंग सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकली, नहीं होगा, ग्रामेटिकल होगा यहाँ पे, ग्रामेटिकल एरर। इफ देर इज नो एरर सिलेक्ट द ऑप्शन नो एरर। कह रहा है कि अगर सेंटेंस में कोई गलती है तो बताइए, अगर गलती नहीं है तो नो एरर हमारा आंसर होगा। कह रहा है एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट आर फैटनिंग। कह रहा है कि जो भी चीज़ मुझे खाने में पसंद है वो कैसी है? मोटा करने वाली है। तो यहाँ तो हमारा सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट जो है वो दोस्तों एवरीथिंग है। ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसका नेचर कैसा होता है? सिंगुलर। तो सब्जेक्टिव पार्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। यहाँ पे आर की जगह क्या हो जाएगा? इज। तो डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, एवरीथिंग दैट आई लाइक टू ईट इज फैटनिंग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ईडियम का मीनिंग बताइए। ईडियम है स्पिल द बीन्स। दोस्तों स्पिल द बीन्स का मतलब होता है रहस्य उजागर करना। क्या मतलब होता है? रहस्य उजागर करना। तो हमारा आंसर हो जाएगा गिव अवे अ सीक्रेट। वर्क हार्ड का मतलब होगा मेहनत करना। परफॉर्म मैजिक का मतलब कोई आपने जादू कर दिया है। वेस्ट मनी का मतलब होता है पैसा बर्बाद करना। अगला देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें पैरा जंबल दिया हुआ है। कह रहा है गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंसेज, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। तो दोस्तों पहले भी मैंने कई बार आपको बताया है, इस तरीके के क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल स्ट्रेंथ इज़ द एबिलिटी टू कोप विद द फिजिकली चैलेंजिंग टास्क। इसमें फिजिकल स्ट्रेंथ ये वाला जो अपना पार्ट है, इसके अंदर हम लोग यहाँ पर प्रॉपर नाउन देख पा रहे हैं। फिजिकल एडजेक्टिव है, स्ट्रेंथ नाउन है। तो यहीं से शुरुआत होगी कि फिजिकल स्ट्रेंथ मतलब जो शारीरिक शक्ति है, वो क्षमता है जिससे हम लोग फिजिकली चैलेंजिंग टास्क्स को कर पाने में सक्षम होते हैं। अब ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ हमारा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्टिव पार्ट को प्रोनाउन रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर इट जो है ये इस फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए आया है कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसके लिए हमें फिजिकल एंडोरेंस की ज़रूरत है, जो ट्रेनिंग और एक्सरसाइज से डेवलप होता है। मतलब हमारी क्षमता, स्टेमिना जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में बोलते हैं, वो ट्रेनिंग से और एक्सरसाइज से डेवलप होता है। हाउएवर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर इज़ ए पर्सनैलिटी ट्रेट और क्वालिटी। हालांकि जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो हमारे व्यक्तित्व का एक गुण है। फिर फिजिकल स्ट्रेंथ, ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज मीट चैलेंजेस ऑफ लाइफ ब्रेवली एंड फेस हार्डशिप विद इक्वेनिटी। जो वास्तव में बहुत ज़्यादा मजबूत व्यक्तित्व के धनी होते हैं, वो जीवन की कठिनाइयों का बहुत बहादुरी से सामना करते हैं, शक्ति के साथ सामना करते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा, फिजिकल स्ट्रेंथ। इसको रिप्लेस करने के लिए इट, और फिर यहाँ पर स्ट्रेंथ को बताया कि वो हमारे एक व्यक्तित्व का गुण है, और अंत में बी हो जाएगा कि जो स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व के धनी होते हैं वो जीवन की कठिनाइयों का बहादुरी से सामना करते हैं। तो
तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चूज द करेक्ट फ्रेज फॉर द वर्ड हाईलाइटेड इन द बोल्ड। लेट्स ट्राई टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स एंड कम विद अ न्यू सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। दोस्तों थिंक आउटसाइड द बॉक्स का मतलब होता है अलग हटकर सोचना। मतलब जो आपकी सोच है वो अलग हटके है, औरों से अलग है, डिफरेंट है। तो टू कंसीडर अनकन्वेंशनल एंड क्रिएटिव सॉल्यूशंस, टू रिजेक्ट ऑल सॉल्यूशंस विदाउट एनालिसिस, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स यूजिंग ओनली एग्जिस्टिंग रूल्स, टू फॉलो ट्रेडिशनल मेथड स्ट्रिक्टली। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा कि आप जो है कुछ नया सोचने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो सब्सटीट्यूटेड सिलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। सेंटेंस के अंदर अंडरलाइन पार्ट को चेक करना है ग्रामेटिकली सही है या गलत। कह रहा है ही सिंग ऑलवेज व्हेन ही इज हैविंग अ शार, तो ही सिंग ऑलवेज नहीं होगा। यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है मेन वर्ब से पहले आएगी। जब भी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ केवल मेन वर्ब मौजूद हो तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन हमेशा मेन वर्ब से पहले होती है। तो ही सिंग ऑलवेज नहीं होगा, ही ऑलवेज सिंग्स होगा क्योंकि ही सिंगुलर लेगा। तो डी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट होगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की पोजीशन से लेकर यहाँ पे सवाल था। अगला देखिए, गिवन सेंटेंस को एक वर्ड में हम लोग क्या बोल सकते हैं। कह रहा है अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। एक ऐसा व्यक्ति जो बोलने में बहुत ज़्यादा रिजर्व्ड है, या अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो चुप रहता है, कम बोलता है, तो उसको हम लोग रेटिसेंट बोलते हैं। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। एडमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एडमेंट का मतलब होता है ज़िद्दी। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा विश्वास हो, आत्मविश्वास से भरा या विश्वास से भरा। और इलेक्वेंट का मतलब होता है दोस्तों बात करने में माहिर। जो बोलने में या बात करने में माहिर होता है उसको हम लोग इलोक्वेंट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में बताना है। कह रहा है मार्टिन ड्रू अ पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स। तो यहाँ पर मार्टिन सब्जेक्ट है, ड्रॉ की सेकंड फॉर्म, और ये पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स ये हमारा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। तो सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट सिंपल है। अब पास्ट सिंपल का जब पैसिव वॉइस बनता है दोस्तों तो हम लोग यहाँ वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो पिक्चर ऑफ द स्नो कैप्ड माउंटेन्स वॉज ड्रॉन बाई मार्टिन। तो ए ऑप्शन ए जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेज आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हैं, करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है। दोस्तों हम लोग जानते हैं प्रॉपर नाउन से शुरू होगा तो भीमा से शुरू होगा, सी से। तो डी और बी आंसर नहीं हो सकते, ए और सी में से करेंगे। कह रहा है भीमा वॉज विजिटिंग हिज फील्ड्स व्हेन ही स्पॉटेड अ राइजिंग डिश शेप्ड ऑब्जेक्ट। भीमा जो है अपने खेत में विजिट किया था उसने, तो उसने देखा कि एक डिस्क मतलब तस्तरी जैसी कोई चीज़ जो है उठी हुई उसको नज़र आई। फिर उसके बाद में एट फर्स्ट पहले उसने सोचा कि वो एक फंसी हुई पतंग है, तो सी के बाद में बी आएगा, यानी ये आंसर होगा। लेकिन जब वो बट इट स्टार्टेड राइजिंग हायर एंड एमिटेड लाइट ही वॉज शॉक्ड। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पे गया तो उसने देखा कि वो जो है थोड़ा सा ऊपर उठने लगी और उसमें से रोशनी भी निकलने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा जो है शॉक हो गया। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, ही देन कॉल्ड आउट टू द पीपल बट बाई देन ओनली ए रेड ग्लो वॉज विजिबल इन द स्काई। अब वो थोड़ा घबराया तो उसने लोगों को आवाज़ दी, लोगों को बुलाया, लेकिन जब तक लोग आए तो वहाँ पे उन्होंने देखा कि एक लाल चमक रोशनी जैसी जो है केवल आसमान में नज़र आ रही थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ जो भी चीज़ हमने डिस्कस करी है आपको अच्छे से समझ में आ गई है। बाकी की बात करेंगे अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।